सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। न्यू डायनामिक्स, इसका मतलब हुआ नए समीकरण। देखो, डायनामिक्स का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन, उस सिचुएशन में लोग बाग किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, यानी कि व्यक्तियों का जो पारस्परिक व्यवहार का तरीका है, उसके लिए हम बोलते हैं डायनामिक्स। यहाँ न्यू डायनामिक्स से मतलब हुआ कि विश्व के जो भी देश हैं उनके आपस में संबंध, उनका आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का तरीका। तो यहाँ हम क्या कहने चाह रहे हैं, न्यू डायनामिक्स, यानी कि नए समीकरण हमें देखने को मिलते हैं। द G7 मस्ट रिव्यू इट्स ओन पर्पस इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। रैपिडली का मतलब होता है बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्रता से। रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड का मतलब हुआ तेज़ी से बदलता हुआ संसार, तेज़ी से बदलती हुई दुनिया। तो कुल मिला के तेज़ी से बदलते हुए विश्व में G7 को अपने उद्देश्य को फिर से रिव्यू करना चाहिए, यानी कि G7 जिस उद्देश्य के लिए बना है वह उद्देश्य कहाँ तक फुलफ़िल हो पा रहा है, उसका असेसमेंट G7 को करना चाहिए। वेलकमिंग, स्वागत करते हुए, लीडर्स ऑफ 10 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द G7 आउटरीच समिट। समिट का मतलब होता है कोई भी ये जो मीटिंग होती है, सम्मेलन होता है, उसके लिए हम बोलते हैं समिट। तो कुल मिला के 10 देशों के लीडर्स का स्वागत करते हुए, जिनमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने कहा, सैड, क्या कहा उन्होंने, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू स्टेप अवे फ्रॉम द ओल्ड ट्रॉप ऑफ द वेस्ट वर्सेस द रेस्ट। तो इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि ये ज़रूरी था कि स्टेप अवे फ्रॉम का मतलब है अपना कदम दूर रखना, किसी चीज़ से दूरी बनाना। तो किस चीज़ से दूर रहना ज़रूरी है, द ओल्ड ट्रॉप का मतलब है एक तरह का पैटर्न, ऑफ द वेस्ट वर्सेस द रेस्ट, यानी कि पूरे विश्व भर में एक जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और दूसरी तरफ बाकी दुनिया है। तो ये जो वेस्ट वर्सेस द रेस्ट है, इससे दूर रहने के लिए इटली की प्राइम मिनिस्टर ने कहा। दैट सेंटिमेंट एक्सप्लेन्ड, तो ये जो भावना थी, इटली की प्राइम मिनिस्टर की ये जो भावना थी, इसने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, इटलीज़ डिसीज़न टू इनवाइट मेनली द ग्लोबल साउथ कंट्रीज़, कि इसी भावना के चलते इटली ने ये डिसीजन लिया कि इनवाइट किया जाए मुख्य तौर पर ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ इंक्लूडिंग ब्रिक्स, यानी कि जो वैश्विक दक्षिण, यानी कि जो दक्षिणी देश हैं, है ना, वैश्विक जो दक्षिण देश हैं उनको इनवाइट किया जाए, इंक्लूडिंग ब्रिक्स, है ना, ब्रिक्स देशों को भी इनवाइट किया जाए, जिनमें कि ये देश नोटेबल है, नोटेबल का मतलब है उल्लेखनीय है, सच एज ब्राज़ील, इंडिया एंड द UAE, टू होल्ड, आयोजित करना, एन आउटरीच, आउटरीच का मतलब हुआ पहुँच, विथ 7 अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑन एनर्जी इश्यूज़। तो कुल मिला के ग्लोबल जो साउथ कंट्रीज़ हैं, जिनमें ब्रिक्स कंट्रीज़ भी शामिल हैं, तो इनको जो है इनवाइट किया जाए, जैसे कि ब्राज़ील है, इंडिया है, UAE है, और एक मीटिंग आयोजित की जाए ताकि पहुंच बनाई जा सके, कहाँ तक, 7 अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑन एनर्जी इश्यूज़ की, जो 7 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके साथ में एनर्जी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर बातचीत हो सके, एंड टू होस्ट द समिट इन द मेडिटेरेनियन अपूलिया रीजन, और होस्ट, मेज़बानी करना, ये जो समिट है इसकी मेज़बानी करना कहाँ पर, मेडिटेरेनियन अपूलिया क्षेत्र में। द G7 वाज वंस हेल्ड एज अ डायनामिक ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़। तो G7 जो है
कभी, है ना, एक बार, ये वंस जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हुआ एक बार या कभी। हेल्ड इस रूप में जाना जाता था, किस रूप में, इस रूप में इसको जो है याद किया जाता था या जाना जाता था एज अ डायनामिक ग्रुप, कि यह एक गतिशील ग्रुप है ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड डेमोक्रेसीज, कि विश्व की सर्वाधिक विकसित जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, यानी कि जो विश्व के सर्वाधिक विकसित लोकतांत्रिक देश हैं, उसका समूह G7 को माना जाता था। वेयर, जहाँ पर कि ये जब G7 समिट आयोजित होता था, हेड्स ऑफ स्टेट वुड रोल अप देयर स्लीव्स। देखो, रोल अप स्लीव इसका मतलब होता है कि हार्ड वर्क के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। तो क्या होता था कि भाई इस G7 में जो लीडर्स हैं वो, यानी कि जो भी देश के हेड हैं, वो इकट्ठे होते थे और जो है आगे आने वाले हार्ड वर्क के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते थे साल में एक बार। टू इफ़ेक्ट, यानी कि प्रभाव में लाने के लिए, रियल सॉल्यूशंस टू ग्लोबल फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट इश्यूज़, कि जो वैश्विक विकास के मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, इनके वास्तविक समाधान ढूंढने के लिए G7 के जो लीडर्स हैं वे साल में एक बार इकट्ठा होते थे और मीटिंग करते थे। हावेवर, हालांकि विथ मैन्युफैक्चरिंग स्लोडाउन्स द कोविड-19 पैंडमिक, कोविड-19 वैश्विक महामारी, पैंडमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, लेकिन ये जो निर्माण क्षेत्र है इसमें मंदी आने के साथ, कोविड-19 महामारी के कारण, एंड द इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष, कि ये जो रशिया यूक्रेन संघर्ष है इसके प्रभाव के कारण, एंड वेस्टर्न सैंक्शंस, और जो पश्चिमी देश हैं उनके जो प्रतिबंध हैं, इन सब के कारण द ग्रुपिंग, कि ये जो ग्रुपिंग है, ये जो G7 है, हैज़ अपीयर्ड मोर टायर्ड, कि ये जो G7 है ये ऐसा लगता है कि अब टायर्ड कंडीशन में है, थकी हुई हालत में है। एंड इट्स मीटिंग्स लेस इफ़ेक्टिव, और इसकी जो मीटिंग्स हैं वो कम प्रभावकारी प्रतीत होती हैं। द शेकी इलेक्टोरल फॉर्चून्स, शेकी का मतलब है एक तरह से कमज़ोर, डगमगाता हुआ, वीक, ट्रेम्बलिंग। इलेक्टोरल फॉर्चून्स का मतलब हुआ चुनावी परिणाम। ऑफ मोस्ट ऑफ द G7 लीडरशिप डिड नॉट एनहेंस, एनहेंस का मतलब है और बढ़ाना, दैट इमेज एट द समिट। तो कुल मिला के G7 की जो लीडरशिप है, यानी कि जो G7 कंट्रीज़ हैं उनका जो भी चुनावी परिणाम उनके जो आए, तो इस चुनावी परिणाम ने भी और नहीं बढ़ाया किस चीज़ को, इस इमेज को एट द समिट, यानी कि ये जो शेकी इमेज है वो बनी रही, यानी कि उसमें G7 की जो इमेज है ना उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। द जॉइंट कम्युनिक रीड मोर लाइक अ लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। कुल मिला के जो संयुक्त, कम्युनिक का मतलब होता है घोषणा पत्र, कि जो संयुक्त घोषणा पत्र इस मीटिंग में जारी किया गया, वो अगर हम उसे पढ़ें तो वो किस तरह से नज़र आता है, एक लॉन्ड्री लिस्ट की तरह जो है दिखाई देता है, कि विश्व की जो समस्याएं हैं वे समस्याएं मानो एक लॉन्ड्री लिस्ट के रूप में लिख दी गई हों। देन इट, बजाय इसके, तुलना में, देन इट डिड एज अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन ऑन रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना, देम, देम का मतलब है यहाँ पे वैश्विक प्रॉब्लम्स, कि जो वैश्विक प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए, कॉल टू एक्शन का मतलब है एक तरह से आवाहन करना, पुकार लगाना कि भाई एक्शन लिया जाए। तो ये जो जॉइंट कम्युनिक है ये स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन की बजाय एक लॉन्ड्री लिस्ट की तरह प्रतीत होता है। मोस्ट सैलिएंट मतलब बहुत ही प्रमुख, मोस्ट सैलिएंट वाज द G7's continued military budget, ह्यूमैनिटेरियन एंड रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट फॉर यूक्रेन। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर या एक बहुत ही प्रमुख क्वालिटी या इसका फीचर जो हमें देखने को मिला G7 में, वो ये था कि इस बात को जारी रखा गया क्या, कि भाई सैन्य सहयोग, आर्थिक सहयोग,
मानवीय सहायता, इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट कि भाई पुनः जो है कंस्ट्रक्ट करना, पुनः निर्मित करना, वो जारी रखा जाएगा। किसके लिए? यूक्रेन के लिए। बट विथ नो कंस्ट्रक्टिव प्लान, लेकिन किसी भी तरह की कोई रचनात्मक योजना दिखाई नहीं दी। किस बात के लिए? ऑन हाउ टू एंड द वॉर, कि भाई ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है इसे किस तरह से समाप्त किया जाए, इसके लिए किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्टिव प्लान देखने को नहीं मिला। अ गाजा सीज फायर अपील हैज़ ऑल्सो नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय इज़राइल। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, कि गाजा क्षेत्र में युद्ध विराम की अपील जो है उसे भी इज़राइल के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। द G7's focus on China in the Indo-Pacific and on industrial targeting and unfair practices was particularly sharp, कि G7 का फोकस किस बात पे? चाइना पर, कि भाई ये जो चाइना की स्थिति है भारतीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में, एंड ऑन इंडस्ट्रियल टारगेटिंग, कि भाई चाइना जो है उसको एक तरह से टारगेट करना। और किस बात पर फोकस था G7 का? अनफेयर प्रैक्टिसेस, कि भाई जो अनुचित आपकी गतिविधियां हैं, तो इन चीज़ों पर फोकस जो था वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र था, वाज पर्टिकुलरली शार्प। बट लेकिन इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखा जाना बाकी है, वेदर, कि क्या एनी मेंबर कंट्री विल रिड्यूस, कि कोई भी G7 का जो सदस्य है क्या वो कम करेगा किस चीज़ को? इट्स ऑन कंसिडरेबल ट्रेड टाइज। कंसिडरेबल का मतलब होता है एक अच्छी खासी मात्रा, ट्रेड टाइज व्यापारिक संबंध विथ बीजिंग। अब ये देखना शेष है कि जो G7 के मेंबर्स हैं क्या उनमें से कोई भी अपने व्यापारिक संबंधों को चाइना के साथ कम करेगा या नहीं करेगा। अ लाइन इन द कम्युनिक दैट रिकमिटेड, कि इस घोषणा पत्र में एक लाइन और हमें देखने को मिली और उस लाइन के माध्यम से रिकमिटेड है ना, फिर से प्रतिबद्धता दर्शाई गई। किस चीज़ के प्रति? टू अबाउट 8 इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स, कि 8 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर गलियारे जो है निर्मित करने के बारे में प्रतिबद्धता को जो है फिर से दोहराया गया। इंक्लूडिंग, ये जो 8 कॉरिडोर्स हैं कौन कौन से हैं? ये 8 गलियारे, इंक्लूडिंग द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो जैसे कि एक ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप को जोड़ता हुआ एक कॉरिडोर होना चाहिए। तो ये जो प्रतिबद्धता दर्शाई गई, ये जो लाइन थी, इस लाइन ने इस बात को फिर से मजबूती दी। रीइंफोर्स करने का मतलब है और मजबूती देना, कि द लैक ऑफ फोकस ऑन एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट्स, कि देखो G7 में प्रोजेक्ट्स तो देखने को मिलते हैं, आपको प्लान तो देखने को मिलता है, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है उसको अमल में लाना। तो कुल मिला के किसी भी प्लान के एग्जीक्यूशन पे, कोई भी प्रोजेक्ट है उसके एग्जीक्यूशन पे लैक ऑफ फोकस जो है दिखाई देता है। एज डिस्टिंक्ट, जैसा कि स्पष्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब है क्लियर होना, फ्रॉम डिस्कसिंग, कि एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिस्कसिंग, कि भाई ये जो भी डिस्कस हुआ, जो भी बातचीत हुई उससे जो है बिल्कुल क्लियर कट नज़र आया कि भाई ठीक है, इस तरह के कॉरिडोर्स के बारे में बातचीत तो हो जाती है, प्लान भी बन जाते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वहाँ पे हमें लैक ऑफ फोकस दिखाई देता है। गिवन, गिवन का मतलब होता है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए। द G7's करंट सिचुएशन, कि G7 की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इंडिया इन अटेंडेंस फॉर द 11th टाइम, कि इंडिया ने G7 में 11वीं बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो इंडिया जो है कुड, यहाँ कुड आया है पॉसिबिलिटी के लिए। वेल टेक स्टॉक ऑफ द एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब है यहाँ पे शामिल होना, यूटिलिटी। तो कुल मिला के भारत 11वीं बार जो है उपस्थित हुआ है इस G7 में, और इस उपस्थिति के बाद भारत जो है, यहाँ पे स्टॉक का मतलब है एक तरह से असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना, कि भारत अपने एंगेजमेंट का, यूटिलिटी का मतलब है उपयोगिता, यानी कि G7 जो है उसके लिए कितना उपयोगी साबित हो रहा है, इस उपयोगिता का मूल्यांकन भारत कर सकता है। वाइल, जबकि
द इवेंट वाज एन अपॉर्चुन मोमेंट फॉर मिस्टर मोदी, कि ये जो इवेंट था, ये जो मीटिंग थी, एक बहुत ही अच्छा मौका था, अवसर था मिस्टर मोदी के लिए, जो कि नाउ इन हिज थर्ड टर्म, जो कि अब अपना तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में संभाल रहे हैं। तो मिस्टर मोदी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका था टू मीट विथ सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप लीडरशिप, कि वे वर्ल्ड के टॉप लीडर्स जो हैं उनसे मुलाकात करें। द मीटिंग्स themselves डिड नॉट यील्ड मैनी आउटकम्स, लेकिन ये जो मीटिंग्स थी, इन मीटिंग्स के माध्यम से, यील्ड का मतलब होता है लाना, मैनी आउटकम, आउटकम का मतलब है परिणाम, लेकिन ये जो मीटिंग्स थी इनके माध्यम से कोई परिणाम हमें देखने को नहीं मिला, कोई परिणाम ये मीटिंग्स नहीं लाई। फॉर्मल बाइलेटरल्स विथ द लीडर्स ऑफ इम्पोर्टेंट पार्टनर, बाइलेटरल का मतलब हो गया द्विपक्षीय, फॉर्मल बाइलेटरल्स का मतलब हो गया औपचारिक रूप से जो द्विपक्षीय संबंध हैं, विथ लीडर्स ऑफ इम्पोर्टेंट पार्टनर द यूएस। अब देखो, अगर यहाँ पे हम बात करें कि यूएस के साथ जो द्विपक्षीय संबंध हैं, एंड फ्रैक्शियस रिलेशनशिप रिडन कनाडा, इसके अलावा भारत के जो कनाडा के साथ संबंध हैं, और वो जो रिलेशनशिप है, रिडन का मतलब है भरे हुए होना, यानी कि भारत का कनाडा के साथ जो संबंध है वो किस चीज़ से भरा हुआ है, वो संबंध कैसा है, वो संबंध है फ्रैक्शियस। देखो, फ्रैक्शियस का मतलब होता है ईजिली इरिटेटेड, यानी कि कोई व्यक्ति जो है किसी भी बात को लेके आपसे कभी भी जो है कंप्लेन कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, बिना बात ही अनइम्पोर्टेंट बातों पे झगड़ रहा है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहेंगे फ्रैक्शियस रिलेशनशिप। डिड नॉट मटेरियलाइज, मटेरियलाइज का मतलब होता है हैपन होना, घटित होना। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि यूएस के साथ जो है द्विपक्षीय संबंध, और ये जो कनाडा के साथ आप कह सकते हो जो फ्रैक्शियस रिलेशनशिप है, ये भी ठीक नहीं हुए, है ना, ये मटेरियलाइज नहीं हुए। मिस्टर मोदी फोकस्ड ऑन इंडियाज़ इलेक्शंस एज अ विक्ट्री फॉर द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। मिस्टर मोदी ने इस बात पे फोकस किया कि इंडियाज़ इलेक्शंस, कि भारत के जो चुनाव हैं वे क्या हैं, लोकतांत्रिक संसार के लिए एक विक्ट्री हैं, जीत हैं। ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ, और इसके साथ ही उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया, इस महत्व पे जोर दिया, ऑफ हार्नेसिंग, हार्नेस का मतलब होता है यूटिलाइज करना, प्रयोग करना, टेक्नोलॉजी। तो मिस्टर मोदी ने कहा कि भाई जो टेक्नोलॉजी है उसको हार्नेस किया जाए, उसका प्रयोग किया जाए, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाए, टू ब्रिज ग्लोबल इन इक्वलिटीज़, ब्रिज का मतलब है यहाँ पे पूरा करना, कि जो वैश्विक असमानताएं हैं उनको पूरा करने के लिए, जो वैश्विक असमानताएं हैं उन्हें भरने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा मिस्टर मोदी ने कहा एंड ऑन द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल साउथ, उन्होंने जो है वैश्विक साउथ के महत्व को बताया, स्पेशली अफ्रीका की, खास करके अफ्रीका जो है वो कितना महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए, इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। इट वुड सीम, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, मोस्ट ऑफ दोज इश्यूज वुड बी बेटर एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना, इन अ लार्जर एंड मोर रिप्रेजेंटेशनल फॉर्मेट सच एज द G20। देखो, फाइनली ये बात कही गई है कि ये ऐसा प्रतीत होगा कि ज़्यादातर जो इश्यूज़ हैं उनका समाधान अगर और बड़ा फॉर्मेट हो, जहाँ पर और ज़्यादा प्रतिनिधि हों, जैसे कि G20 हैं जहाँ अधिक देश जो है भाग ले सकते हैं, तो वहाँ इस तरह के मुद्दे जो हैं उन पर अच्छे से डिस्कस हो सकता है और वे सॉल्व हो सकते हैं। वाइल, जबकि द G7 में विश, कि G7 जो है ऐसी होप कर सकता है, ऐसी उम्मीद कर सकता है, टू रिव्यू, कि वो एक बार फिर से मूल्यांकन करे, इट्स ओन आइडेंटिटी, कि अपनी पहचान को फिर से G7 जो है वो देखे, एंड पर्पस, और अपने पर्पस को जो है G7 फिर से समझे, अमिड्स का मतलब है के बीच, अ रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक, कि तेज़ी से चेंज होती हुई, तेज़ी से बदलती हुई विश्व की जो ताकतें हैं, ग्लोबल पावर डायनामिक का मतलब हो गया वैश्विक पावर समीकरण, कि भाई विश्व में
कौन सा देश जो है मजबूत बन रहा है, कौन सा देश कमज़ोर पड़ रहा है, तो इसको कहा गया है पावर डायनामिक, ग्लोबल पावर डायनामिक। तो तेज़ी से चेंज होता हुआ जो ग्लोबल पावर डायनामिक है, इसके बीच अपने उद्देश्य और अपनी पहचान को फिर से G7 जो है वो रिव्यू करे, फिर से उसका मूल्यांकन करे। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।